Hello everyone. So today we will start our new topic, that is magnetic effect of current and electromagnetic induction. So our topic is magnetic effect of current and electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम EMI भी कहते हैं. So this topic is very important for NTSC, Science Olympiad, NEET and IIT JEE. बेसिकली मैं इस लेक्चर सीरीज के अंदर जो कवर करूंगा वो आपका जो एनटीएससी और ओलंपियाड के लिए होगा वो कंप्लीट कवर होगा. साथ में आपका जो नीट लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे. तो दिस इज फॉर ए क्लास 10th स्टूडेंट मोर देन सफिशिएंट रहेगा. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट एनी टॉपिक आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस होल चैप्टर. ओके, so first we will understand the term that is magnetism. मैग्नेटिज्म एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैग्नेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी करते हैं. तो बेसिकली मैग्नेटिज्म है क्या? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about behavior and characteristics of magnet. कि बेसिकली एक मैग्नेट क्या है, उसका क्या बिहेवियर है और उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं मैग्नेट. ओके, तो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की क्या बिहेवियर है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सभी की स्टडी जिस ब्रांच में करें उस ब्रांच को बेसिकली हमने नाम दे दिया मैग्नेटिज्म. अब एक टर्म आई बेटा यहाँ पर मैग्नेट. तो इस मैग्नेट का क्या मतलब है, व्हाट इज मैग्नेट? तो बेसिकली मैग्नेट एक सब्सटेंस ही है. ठीक है, तो इट इज ए सब्सटेंस which attract material made of iron, nickel and cobalt and aligned in geographical north-south direction. When suspended freely. तो बेसिकली इस पूरी स्लाइड में आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नजर आ रही हैं. वन इज द मैग्नेटिज्म एंड सेकंड इज द मैग्नेट. तो मैग्नेटिज्म एक फिजिक्स की ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, इसी तरीके से मैग्नेटिज्म एक फिजिक्स की ब्रांच हो गई, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम मैग्नेट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि मैग्नेट एक्चुअली होता क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसका क्या बिहेवियर होता है जब दूसरा मैग्नेट उसके पास में लेकर आए या उसको कट करते हैं तो उसका क्या बिहेवियर चेंज होगा. उन सभी की स्टडी हम मैग्नेटिज्म में करते हैं. मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को.
तो वो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उन सभी के बारे में बेटा हम मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ते हैं। अब मैग्नेटिज्म में बार बार एक शब्द आ रहा है मैग्नेट, तो बेसिकली मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक सब्सटेंस या एक मटेरियल है जो बना हुआ है, किससे बना हुआ है? या वो सिंपल एक आयरन का मैग्नेट, एक आर्टिफिशियल भी हो सकता है, मैं अभी अभी उसकी क्लासिफिकेशन आपको दूंगा। बट बेसिकली मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है दूसरे मटेरियल को, जो आयरन से, निकल से, कोबाल्ट से बने हुए। ऐसे मटेरियल्स को वो अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है द मटेरियल मेड अप ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। और अगर हम उसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, जैसे मेरे हाथ में मैंने एक मैग्नेट को पकड़ा और अगर मैंने उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो वो अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेगा कि एक साइड तो नॉर्थ हो जाएगी और एक साइड क्या हो जाएगी? साउथ। आप जो पूरी जो ज्योग्राफिकल अगर आप देखो, तो एक हम नॉर्थ डायरेक्शन मानते हैं, साउथ डायरेक्शन मानते हैं, ईस्ट डायरेक्शन मानते हैं और वेस्ट डायरेक्शन मानते हैं। ये 4 दिशाएं होती हैं। तो अगर हम उस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, फ्रीली लटका देंगे, तो वो मैग्नेट ऑटोमेटिकली इस तरीके से घूमेगा, अलाइन करेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब एक एंड तो नॉर्थ की तरफ और दूसरा एंड किस तरफ? साउथ की तरफ हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। ओके। अब अगर इस मैग्नेट की ओरिजिन की बात करें, ये मैग्नेट की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, तो अब ओरिजिन की बात करते हैं मैग्नेट की। किसकी? ओरिजिन की। मैग्नेट ओरिजिन, ये कहां से बना, कहां से ये आया? तो अगर मैं 120 एडी के अराउंड बात करूं, तो मैग्नीशिया जो आपका एशिया जो माइनर्स के अंदर है, वहां पर एक ओर ऑफ आयरन मिला, एक ओर ऑफ आयरन मिला जो इस तरीके की प्रॉपर्टीज को दिखाता था, जो दूसरे मटेरियल्स को अपने पास क्या करता था? अट्रैक्ट करता था। तो अगर मैं स्टेटमेंट वाइज आपको लिखवाऊं तो अच्छा लगेगा क्या? अराउंड 120 एडी near magnesia in Asia Minor, an ore of iron, बेसिकली क्या था वो? Fe3O4 was found in abundance, खूब मिला। This ore of iron which was found attracting small pieces of iron is मैग्नेटाइट। इस ओर का नाम बेसिकली मैग्नेटाइट दे दिया गया। ये क्या कर रहा था? स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, और यहीं से इस मैग्नेटाइट शब्द से ही इसका नाम मैग्नेट पड़ गया। हेंस द नेम मैग्नेट was given to this piece that exhibit this property, exhibited this property. This property. So basically, this is the origin. Around 120 AD के नियर मैग्नीशिया एशिया माइनर्स के अंदर
एक ओर ऑफ आयरन मिला, दैट इज Fe3O4, जो कि स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, इस ओर का बेसिक नाम दिया गया मैग्नेटाइट, और इसी मैग्नेटाइट से इसका नाम पड़ा मैग्नेट। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक, अगर हम देखें कहां से ये मिला और मैग्नेट नाम कैसे पड़ा, उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी। अब जो मैग्नेट है बेसिकली वो दो प्रकार का मिलता है। एक तो नेचुरल, तो ये जो आपको आयरन का ओर मिला, जो मैग्नेटाइट मिला, ये तो नेचुरल हो गया। और एक होता है बेटा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब उसको बनाया गया है मैग्नेट। तो वो कैसे बनाते हैं, वो एक्चुअली नेचुरल मैग्नेट के साथ ही रब करते हैं हम किसी भी आयरन को, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, तो मैग्नेट आपका दो प्रकार का होता है, एक तो नेचुरल, जो नेचुरल मिला, और एक आर्टिफिशियल जिसको बनाया गया। तो हम यहां पर आगे टॉपिक डालेंगे टाइप ऑफ मैग्नेट। टाइप ऑफ मैग्नेट। टाइप ऑफ मैग्नेट, तो जो मैग्नेट है आपका, इस मैग्नेट को दो भागों में मैंने बांट दिया। One is the natural magnet, and second is the artificial magnet. आर्टिफिशियल कह दो या फिर इसको मैन मेड कह दो। ठीक है, एक तो आर्टिफिशियल हो गया और एक क्या हो गया आपका, मैन मेड मैग्नेट हो गया। अब नेचुरल के अंदर एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, एक तो हो गया Fe3O4, फोन के नीचे Fe3O4, एक मैग्नेटाइट, इसको हम ब्लैक आयरन ऑक्साइड। ये नेचुरल मैग्नेट्स के मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, या लोडिस्टोन। These are the some examples of नेचुरल मैग्नेट। एक तो Fe3O4, एक मैग्नेटाइट, एक ब्लैक आयरन ऑक्साइड, एक लोडीस्टोन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट। उसके बाद हम एग्जांपल्स की बात करें, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की बात करें, तो बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इंपॉर्टेंट है काफी। सेकंड इज हॉर्स शू मैग्नेट। नेक्स्ट इज ball ended magnet. These are some examples of artificial magnets. Okay, तो एग्जाम अगर आपसे कुछ पूछे कि नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वो है जो नेचुरल मैग्नेट से ही किसी प्रोसेस द्वारा बनाए गए हैं, और उस प्रोसेस का बेसिकली अगर मैं नाम बताऊं तो वो रबिंग ही है। रबिंग ही एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट या मेन मेड मैग्नेट बना देते हैं। ओके बेटा, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। प्लीज नोट करते जाएं सभी बच्चे साथ साथ। ओके, नाउ अगर हम थोड़ा सा अगर आ जाएं प्रॉपर्टीज के बारे में, तो टाइप ऑफ मैग्नेट्स विल बी कंप्लीट हियर। नोट कर ले प्लीज। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो बीच बीच में और फिर नोट कर लिया करो अच्छे से। जितना अच्छे से नोट करोगे इन फ्यूचर आपको लंबे समय तक वो डाटा याद रहेगा। क्लियर? रन करता हूं मैं नेक्स्ट पेज। ओके, अब हम कुछ और बातें करते हैं कि इनकी मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहले जो इनकी जो गिलबर्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। तो पहले उन्हीं के बारे में लिख देता हूं। विलियम गिलबर्ट was the first person to study and record the properties of magnet in a book titled The Magnet। ठीक है, तो द मैग्नेट नाम की इनकी एक बुक थी, विलियम गिलबर्ट ने जो लिखी थी। और इन्होंने फर्स्ट 9 मैग्नेट्स क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है उनके बारे में बताया। तो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूं, दैट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैंने उसकी क्लास बना दी, मैंने उसका एक टॉपिक बना दिया, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। कोई भी मैग्नेट होगा वो अट्रैक्ट करेगा, एक पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऐसे मटेरियल्स को अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या कहते हैं, इसमें लिख देते हैं एक लाइन में, इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट, है ना। हर एक मैग्नेट, अगर हम देखें एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी, तो आयरन के पीस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक ऑब्जर्वेशन आई, क्या कि सपोज करो मेरे पास एक बार मैग्नेट है। अब आप यहां से सीखोगे कि बार मैग्नेट कैसा होता है। तो इस तरीके का अगर हम बात करें, मैं अगर थोड़ा सा 3 डायमेंशन बनाना चाहूँ आपके सामने, तो दिस इज ए बार मैग्नेट, दिस इज आर्टिफिशियल मैग्नेट, राइट। ओके, और अगर मैंने कुछ आयरन के पीस रख दिए, तो आप नोटिस करोगे कि इसके जो एंड्स हैं, यहां पर ये आयरन के पीस आकर क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। दीज आर द पीस ऑफ द आयरन्स। तो जो एंड्स हैं, उन एंड पॉइंट पर हम नोटिस करते हैं कि जो आयरन के पीस हैं वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व इन द मैग्नेट। ओके, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। इसी तरीके से एक और आपने पढ़ा था अभी अभी, हॉर्स शू मैग्नेट। तो वो कैसा होता है दिखने में, वो ऐसा होता है। थोड़ा मैं 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हॉर्स शू हो गया बेटा, है ना, घोड़े की शू। इस टाइप से 3 डायमेंशन आप सीख सकते हो, खुद से भी बना सकते हो इस टाइप से। ठीक है, तो दिस इज 3 डायमेंशनल हॉर्स शू, हॉर्स शू मैग्नेट। तो यहां पर भी आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आयरन के पीस हैं वो इसके एंड पॉइंट्स पर आकर अट्रैक्ट हो जाएंगे। This important properties is observed in magnets. ठीक है, तो अगर मैं इन जनरल बात करूं कि अगर मेरे पास कोई मैग्नेट है,
दिस इज अ मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं इनको बेटा हम पोल कहते हैं। दीज आर द पोल्स। द एंड पॉइंट है, ये पोल्स है, एंड दिस इज द सेंटर, राइट, दिस इज द सेंटर। तो ये नोटिस हुआ कि ये जो स्ट्रेंथ है, जो ये आयरन के जो पीसेस हैं, वो सबसे ज्यादा इस पोल के पास अट्रैक्ट हो रहे हैं। सेंटर पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा किसी भी प्रकार का। सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होगा वो आपका किधर होगा? टुवर्ड्स द पोल्स। इधर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ये आपको लार्ज एरिया नजर आ रहा होगा। तो ये ऑब्जर्वेशंस देखे गए। आपके ऑप्शन में आ सकता है कि मैक्सिमम अट्रैक्शन कहां पर होगा, मैक्सिमम डेंसिटी अगर हम देखें तो कहां पर होगी आयरन की, जो अट्रैक्ट हो जाएंगे तो कहां पर होंगे? पोल्स के ऊपर। सेंटर के ऊपर आपको अट्रैक्शन नजर नहीं आएगा। इससे कई बातें पता लगता है। इससे ये भी पता लगता है कि एक मैग्नेट में दो पोल हैं। इससे ये भी पता लगता है कि किसी मैग्नेट में एक सिंगल पोल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस टाइप की ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती हैं कि यहां पर इस पॉइंट पर देयर इज नो आयरन। लिख देता हूं मैं यहां पर, नो आयरन फीलिंग। यहां पर मैक्सिमम आयरन फीलिंग है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हमें नजर आते हैं। तो यहां से पता भी लगता है कि जो पोल के ऊपर है वो मैक्सिमम है, और सेंटर के ऊपर जो है वो मिनिमम आपका मतलब जीरो प्रकार का आयरन फीलिंग मिलेगी। यहां पर अट्रैक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं बार बार एक जिक्र कर रहा हूं एक बात का, पोल पोल पोल। तो ये पोल क्या है ना? तो पोल ऑफ ए मैग्नेट होता क्या है? पोल ऑफ मैग्नेट। पोल का मतलब क्या होता है? तो पोल कुछ नहीं, दीज आर द एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो लिख सकते हो द पॉइंट्स, द पॉइंट्स ऑन द मैग्नेट, मैग्नेट which have maximum attraction property are called poles of magnet. ओके, नाउ द सेकंड थिंग, जहां पर मैक्सिमम अट्रैक्शन आपको नजर आए उनको हम क्या कहते हैं? पोल्स ऑफ द मैग्नेट। और जो पोल्स होते हैं ना बेटा, वो बिल्कुल एंड पॉइंट पे नहीं होते, वो थोड़ा सा एंड से अंदर होते हैं। मैं लिख के बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज द पोल ऑफ द मैग्नेट lies slightly inside from the ends of magnet। थोड़ा सा अंदर लाई करते हैं। ओके, सो अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक मैग्नेट है और इस पूरे मैग्नेट की लेंथ L है,
तो जो पोल है वो स्लाइटली थोड़ा सा अंदर लाई करते हैं। तो इनके बीच की जो लेंथ है, सपोज करो मैं इसको ले लेता हूं LP, लेंथ बिटवीन द पोल्स। तो लेंथ बिटवीन द पोल्स जो होती है वो नियरली आपकी 0.84 लेंथ ऑफ मैग्नेट होती है। कम हो गई ना, एक से कम हो गई मतलब छोटा हो गया, ठीक है। तो लेंथ जो पोल्स है वो स्लाइटली अंदर लाई करते हैं, ठीक है बेटा। इसके अंदर इस जो मैग्नेट है उसके एंड से थोड़ा सा आपको अंदर नजर आएंगे, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये जो पोल्स हैं इनके नाम होते हैं। एक पोल को नॉर्थ पोल कहते हैं एंड द सेकंड पोल इज साउथ पोल, ठीक है। तो जो एक पोल है, फर्स्ट पोल, इसको तो हम कहेंगे नॉर्थ पोल। और सेकंड वाला जो पोल है ना, ये जैसे दो पोल है तो ये फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, इसको हम कहेंगे साउथ पोल, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब इनको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो जो नॉर्थ की तरफ जो गया उसको नॉर्थ कह देते हैं, जो साउथ की तरफ से जो जा रहा है उसको साउथ कह देते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, जब फ्रीली सस्पेंड करते थे अपने आप अलाइन कर लेते हैं अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो जो नॉर्थ की तरफ जो जा रहा है उसको तो नॉर्थ कह दिया, और जो साउथ की तरफ जा रहा है उसको क्या कह दिया, साउथ कह दिया। तो ये नाम दे दिए इन पोल्स को, ओके बेटा। तो वन इज द नॉर्थ पोल एंड सेकंड इज द साउथ पोल। नाउ तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एन मैग्नेट। क्या पढ़ी पहली प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, कि एक मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है आयरन के पीसेस को। और ऐसा नहीं कि कंप्लीट मैग्नेट के ऊपर आयरन जुड़ जाएगा, नहीं, पोल्स के ऊपर मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है, सेंटर के पे जीरो अट्रैक्शन होता है। अब पोल्स क्या होते हैं, जहां पर मैक्सिमम अट्रैक्शन हो। तो एक मैग्नेट में कितने पोल होंगे, दो, एक तो नॉर्थ और एक क्या बेटा, साउथ, ओके। और जो पोल होते हैं वो मैग्नेट के स्लाइटली जो है अंदर लाई करते हैं, वो मैंने लेंथ का इशू भी आपको बता दिया, ओके। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी पढ़ ली। नाउ द सेकंड इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मतलब कि जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं तो ये अपने आप को अलाइन कर लेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर। तो लिख लेता हूं, व्हेन मैग्नेट सस्पेंडेड freely, it always points the aligned, है ना, या aligned in north south direction, in north south direction, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी में आप अपने आप को क्या कर देंगे, अलाइंड कर लेंगे। इसके मैं दो एक्टिविटीज से करके देख सकता हूं। जैसे मान लो एक मैंने सीलिंग से एक थ्रेड बांधी, है ना, ये सीलिंग थी और ये थ्रेड बांधी, और इस थ्रेड के ऊपर मैं एक मैग्नेट कोशिश करता हूं मैं बनाने की, या अगर 3 डायमेंशनल बन जाए तो। ये मैग्नेट मैंने यहां पर लटका दिया, तो ये अपने आप को अलाइन कर लेगा इधर नॉर्थ, दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। कैसे भी लटका दो अपने आप एक पोल तो नॉर्थ की तरफ आ जाएगा और एक पोल की तरफ आ जाएगा साउथ की तरफ आ जाएगा ना। इधर कौन सी थी, ईस्ट और वेस्ट, बना देता हूं, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। तो पोल्स आप कैसे भी इसको सस्पेंड करो अपने आप को अलाइन कर लेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ।
तो दिस इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। किधर अपने आप को अलाइन कर लेगा? नॉर्थ साउथ। जो पोल नॉर्थ की तरफ गया उसका नाम नॉर्थ दे दिया गया, जो पोल साउथ की तरफ गया उसका नाम क्या दे दिया गया? साउथ पोल दे दिया गया। क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। क्लियर? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या कहती है? जब भी एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, that is like poles repel each other। क्या कहता है? ध्यान सुनो। लाइक पोल्स जो है वो हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैं लिख देता हूं, रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ईच अदर, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये मैंने एक दूसरा पोल रख दिया, साउथ एंड नॉर्थ। तो बताओ, ये दोनों लाइक पोल हो गए, इधर भी साउथ और इधर भी साउथ, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्जन। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। ठीक है? और अगर एक नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, और इधर आपने बना दिया नॉर्थ साउथ, आप देख रहे हो इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, अनलाइक हो गए, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ठीक है? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और डिस्कस करता हूं, नोट डाल के, कि अगर मैंने कोई मैग्नेट लिया, से इट इज नॉर्थ एंड से दिस इज साउथ। ठीक है? ये मैंने एक मैग्नेट ले लिया, और इस मैग्नेट के पास मैंने एक मटेरियल रख दिया, जो मटेरियल खुद कैसा था? दिस इज जस्ट ए मटेरियल जिसका कोई पोल वगैरह नहीं था, है ना? इनिशियल देयर इज नो पोल। तो एक्चुअली एक फिनोमेना होता है जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। ऑटोमेटिकली क्या नोटिस होगा कि ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा मैग्नेट, और यहां पर बन जाएगा आपका नया नॉर्थ, और यहां पर बन जाएगा साउथ। तो ये क्यों हुआ? एक्चुअली दिस इज द परमानेंट, दिस इज द परमानेंट मैग्नेट कह सकते हो आप, और ये आपका एक न्यूट्रल मटेरियल था। तो जब हम एक मैग्नेट को एक मटेरियल के पास रखते हैं, तो साउथ पोल के पास नॉर्थ पोल इंड्यूस्ड हो जाता है। इस पोल को हम कहते हैं इंड्यूस्ड पोल। इंड्यूस्ड पोल। और अगर नॉर्थ बन गया तो ऑटोमेटिकली दूसरी साउथ क्या बन जाएगा? आपका साउथ। तो दीज आर द इंड्यूस्ड फोर्स पोल्स, और इस इंड्यूस्ड पोल्स को बनना ही हम कहते हैं मैग्नेटिज्म हो गया, या इट इज द प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। दिस प्रोसेस is called induced मैग्नेटिज्म क्या कह सकते हैं इसको, कि whenever एक परमानेंट मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर ए मैग्नेट मटेरियल, नियर ए मटेरियल, तो उस मटेरियल के अंदर ऑटोमेटिकली
नॉर्थ और साउथ पोल इंड्यूस्ड हो जाएंगे। क्लियर? अब इंड्यूस्ड कैसे होंगे ध्यान रखना, साउथ के पास नॉर्थ, तो बताओ बेटा इसके अंदर अट्रैक्शन हो गया रिपल्जन होगा? तो अगेन देयर इज ए अट्रैक्शन। तो बेटा यहां पर आपको एक बात नजर आई होगी कि अट्रैक्शन के लिए दो चीजें हो सकती हैं, आइदर साउथ के पास नॉर्थ हो मतलब आपका अनलाइक हो, या फिर बेटा मैंने तो किसी मैग्नेट के पास जस्ट एक मटेरियल रख दिया था, है ना, जिसमें पोल ही नहीं थे, पोल तो बाद में इंड्यूस्ड हुए, तो इस मटेरियल को हमने न्यूट्रल मटेरियल कहा था, ठीक है, या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहा था, ठीक है, तो या जस्ट न्यूट्रल, न्यूट्रल मैग्नेट, मटेरियल कह सकते हो, मैग्नेट नहीं, मटेरियल, मटेरियल। तो अट्रैक्शन अनलाइक के साथ होगा या फिर न्यूट्रल मटेरियल के साथ होगा? तो दो केस आ गए ना बेटा, आइदर अनलाइक हो या न्यूट्रल हो, दोनों के केस में आपका क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये इंपॉर्टेंट नोट था बेटा, जो न्यूट्रल में किस तरीके से जो पोल्स इंड्यूस्ड हो गए, जिस प्रोसेस को नाम दिया हमने इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। लेकिन जो रिपल्जन है वो सिर्फ बेटा आप नोटिस कर रहे होगे, लाइक जब साउथ साउथ आया तभी क्या होगा? रिपल्जन होगा। तो अट्रैक्शन तो दो केसेस में हो सकता है, लेकिन रिपल्जन हमेशा लाइक के केस में होगा। दैट्स वाई बेटा जो रिपल्जन होता है इज ए श्योर टेस्ट। अगर रिपल्जन हो रहा है तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि दूसरा जो पोल है वो पक्का लाइक पोल है। तभी लाइक पोल में क्या होता है? रिपल्जन होता है। तो रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट। तो हम लिख सकते हैं नोट डाल के, रिपल्शन या रिपल्जन, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर, श्योर टेस्ट फॉर finding the, sure test for finding the type of pole. For example, अगर मैंने कहा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इधर पोल रखे हैं, मैग्नेट्स रखे हैं सॉरी, और ये वाला जो मैग्नेट है ये इसको भी रिपेल कर रहा है और इसको भी रिपेल कर रहा है, तो बताओ इन दोनों पर किस टाइप के पोल्स इंड्यूस्ड होंगे? तो हमने कह दिया रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट। रिपल्जन हो रहा है इसका मतलब 100% जो आपके पोल है वो लाइक होंगे। तो साउथ के पास क्या मिलेगा? साउथ, तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ, और नॉर्थ के पास क्या मिलेगा? नॉर्थ, तो ये ऑटोमेटिकली साउथ। ठीक है, तो ये आपने तुरंत मैग्नेट ए और बी की पोल्स बता दिए, किधर किधर पोल्स उसके आएंगे। तो रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट, अट्रैक्शन श्योर टेस्ट नहीं है। अट्रैक्शन अनलाइक में भी हो सकता है और अट्रैक्शन न्यूट्रल के केस में भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रल के अंदर भी एक प्रोसेस होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का, उस प्रोसेस द्वारा ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड हो जाते हैं पोल। इंड्यूस्ड मतलब आ जाते हैं बाहर से, ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी आ जाती है, इसमें नॉर्थ पोल की प्रॉपर्टी आ गई, इसमें साउथ पोल की प्रॉपर्टी आ गई, इसीलिए इसको इंड्यूस्ड कहा गया है ना। क्लियर? So this is the important property, that is the property number third. Now let's move towards the fourth property. Fourth property, magnet poles, magnetic poles
ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोनोपोल does not exist, does not exist। मोनोपोल मतलब ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा कि ये नॉर्थ पोल हो गया, ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा कि ये साउथ पोल हो गया, ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा मिलेगा कि एक मैग्नेट है और उसमें एक साइड नॉर्थ है और दूसरी साइड क्या है, साउथ है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड केस है ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दिस केस इज एग्जिस्ट। ठीक है, तो जो पोल्स होते हैं वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इससे इंपॉर्टेंट बात पता लगा कि मान लो ये एक नॉर्थ और साउथ, ये मैंने एक मैग्नेट बना दिया और इस मैग्नेट को मैंने ब्रेक कर दिया, इस मैग्नेट को मैंने बीच तोड़ दिया। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मेरे पास क्या बन गए, दो मैग्नेट बन गए। दो मैग्नेट बन गए ब्रेक किए हुए। तो ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ और ये साउथ ऐसे ब्रेक हो गए तो इधर नॉर्थ बन गया और इधर साउथ, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिकली ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ब्रेक करते ही इधर साउथ आ जाएगा और इधर नॉर्थ आ जाएगा। तो मोनोपोल तो नहीं आए ना बेटा। तो अगर आप तोड़ भी दोगे तो भी आपके जो पोल्स हैं वो अगेन क्या हो जाएंगे, इंड्यूस्ड हो जाएंगे। तो मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, दो पोल हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। किसके केस में, मैग्नेट के केस में। क्लियर, तो दिस इज अगेन ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। फिफ्थ, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कह दो या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कह दो, एम से डिनोट करते हैं हम उसको। ओके, से एम इज मैग्नेटिक मोमेंट। जिस तरीके से क्यू क्या होता था, चार्ज, जैसे किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज होता था उसी तरीके से एक मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, क्यू क्या बताता था, ये भी स्ट्रेंथ बताता था, क्यू इज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज if charge is large it means strength of field is large। electric field is large। in the similar way m is called magnetic moment और ये बताता है strength of magnetic field या strength of a magnet। okay, if m is large then magnetic strength will be large। ठीक है, ओके, तो जिस तरीके से चार्ज था उसी तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट है m। क्लियर, तो आप समझिएगा प्लीज, अगर ये मेरे पास कोई नॉर्थ और साउथ और इसका मैग्नेटिक एम, ठीक है, ये मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकलता कैसे, आई इंटू ए से बाद में बता दूंगा। अगर मैंने इसको दो केसेस करके बताता हूं मैं, अगर मैं इसको कट कर देता हूं इस तरीके से, ऐसे बीच से ब्रेक करता हूं, तो ये हमारे पास दो टुकड़े बन गए। तो इधर नॉर्थ था, इधर साउथ था। अभी अभी मैंने बताया कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, तो नॉर्थ के पास अपने आप साउथ आ जाएगा और साउथ के अपने पास क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से कट करते हैं
तो अब भी बेटा इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो अब भी इसकी कितनी रहेगी, m ही रहेगी। द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रिमेन सेम। अगर हम इस परपेंडिकुलरली इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। लेकिन अगर हम एक मैग्नेट को इस तरीके से कट कर देते हैं बीचों बीच, तो क्या होगा, तो एक तो ये बन गया ऊपर, एक बन गया ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, दो टुकड़े बन गए। नाउ इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो m/2 हो जाएगा, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो m/2। स्ट्रेंथ बिकम हाफ। तो समझो प्लीज कि जब भी हम परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेट को कट करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पर, उसके मैग्नेटिक मूवमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब भी अगर हम उसको लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के अलोंग अगर हम उसको कट कर दें तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक मूवमेंट बिकम हाफ, या हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये कई बार आपसे छोटी छोटी बातें पूछ ली जा सकती हैं, तो प्लीज इनके बारे में आप अच्छे से समझें। आगे चले नेक्स्ट। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल की या मैग्नेट की। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। नाउ जो मैग्नेट है, देखो अगर हम बात करें एक चार्ज की, तो अगर एक चार्ज रेस्ट पर है, सो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, दिस इज द फर्स्ट केस। अगर चार्ज किस पर है, रेस्ट पर। सेकेंड, अगर कोई चार्ज मोशन में, और मोशन भी कैसा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म थ्रो, तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, बिकॉज जब चार्ज मोशन में होता है, जब भी मान लो कोई चार्ज मोशन में है, इसका मतलब वो करंट है। भाई करंट क्या है, मूविंग चार्ज को ही तो हम करंट कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो हम करंट कहते हैं। तो अगर कोई चार्ज मोशन में है, मींस द करंट इज फ्लोइंग, और इफ द करंट इज फ्लोइंग इट मींस इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इफ चार्जेस in motion, it means current is flowing. और अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग, और if current is flowing, it means it behave like magnet. मैं इस बात को प्रूव करूंगा बेटा थोड़ी देर में। ठीक है, I into A आता है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, मतलब इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज मोशन में, मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन, तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मोशन वाला चार्ज एक करंट के समान है, और एक करंट कैरिंग लूप या एक करंट कैरिंग जो भी होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर,
वो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। कैसे करता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। ओके, एंड द थर्ड, अगर चार्ज मोशन में है पर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होगा? द थर्ड केस, इफ चार्ज मोशन में है और मोशन भी कैसा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज रेडिएशन, जिसको हम कहते हैं एज वेल एज रेडिएशन कह देता हूं, या इसको अच्छे शब्दों में अगर मैं बात करूं, रेडिएशन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब एक चार्ज मोशन में है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा बेटा, उससे बाहर रेडिएशंस निकलेंगे। क्लियर? तो ये चार्ज के अलग अलग स्टेट्स हैं कि चार्ज रेस्ट पे होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मोशन में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब जिस तरीके से बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी कि अगर चार्ज रेस्ट पे होता हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करते हैं, ऐसे सेम मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उनके बारे में अब हमें आगे जाके चर्चा करनी है। तो लेट्स स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। So the next topic is magnetic field lines। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई थी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हम बनाएंगे। ठीक है, मैं साथ साथ बनवाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या प्रॉपर्टी होती थी, मैग्नेटिक फील्ड में क्या प्रॉपर्टी होती थी। तो क्या पढ़ा बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में? अगर मैं इसको जस्ट एक बार लिखवाऊं डेफिनेशन को, तो ये इमेजनरी लाइंस होती हैं। क्या बताया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द मैग्नेटिक field line is an imaginary lines such that tangent to it at any point gives the direction of magnetic field at that point in space। ओके, क्या बताया कि सपोज करो किसी ने कहा दिस इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और आपसे कहा कि इस पी पॉइंट के ऊपर फील्ड के डायरेक्शन बनाओ, तो पी पर टेंजेंट खींच दो। अब कहोगे सर ये टेंजेंट क्या होता है ये बताओ आप पहले। तो टेंजेंट होता है बेटा कि ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को टच करते हुए, ये देखो ये कर्व है, दिस पी पॉइंट इज ए कर्व। यहां पर कर्व नहीं दिखे बेटा आपको? ये भाई पी पॉइंट एक इस लाइन के ऊपर है और वहां पर एक कर्व, इस कर्व से आप एक कंप्लीट सर्कल बनाओ। इस कर्व से कंप्लीट सर्कल बनाओ, सर्कल का सेंटर बनाओ, सेंटर से इस पी पॉइंट को टच करवा दो, तो इस लाइन को तो कहते हैं नॉर्मल लाइन। इसका तो हमें कोई काम नहीं। अब इस नॉर्मल लाइन से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, इस नॉर्मल से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो। जो परपेंडिकुलर आपने खींच दिया नॉर्मल से परपेंडिकुलर, इसी परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं?
टेंजेंट कहते हैं। और ये हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो इमेजिनरी लाइंस है, वो इमेजिनरी लाइंस हैं जिन पर, जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हो, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर दो। अब टेंजेंट ड्रा करने का तरीका बता दिया बेटा मैंने। कोई भी जो लाइन है उस कर्व होती है, उस कर्व से सर्कल बनाओ, सर्कल का सेंटर और पी पॉइंट को टच कर दो तो नॉर्मल बन गया। और नॉर्मल से परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगा बेटा, टेंजेंट रहेगा। ठीक है। तो और जैसे कि मैं 1 मिनट बना के दिखाता हूं, जैसे ये लाइन है कोई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है मान, कोई कहे सर इस पी पॉइंट पर और इस क्यू पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो देखो बेटा, बेटा क्या पी पॉइंट पर आपको एक छोटी सी कर्व नजर नहीं आ रही? इस कर्व से एक सर्कल ड्रा कर दो, इस कर्व से एक सर्कल ड्रा कर दो। ठीक है। सर्कल का सेंटर होगा कुछ ना कुछ, सेंटर से पी पॉइंट को टच करवा दो। ये तो क्या बढ़ गई, नॉर्मल। नॉर्मल और नॉर्मल के बिल्कुल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब इट मेक 90 डिग्री एंगल। इस परपेंडिकुलर लाइन को बेटा हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की इस पी पॉइंट पर। द सिमिलर वे अगर क्यू पे निकाले तो देखो नॉर्मल तो ड्रा हो गया, अब बिल्कुल परपेंडिकुलर बेटा इस पर 90 डिग्री का एंगल बना दो। तो परपेंडिकुलर लाइन तो यही बनी, तो दिस इज द टेंजेंट। तो अगर आपको टेंजेंट बनाना हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, कि कोई भी आप कर्व पकड़ो, उस पॉइंट के पास की कर्व, ये पकड़ ली मैंने इतनी सी कर्व, इस कर्व के ऊपर पूरा सर्कल बना दो, सर्कल का सेंटर ढूंढो, सेंटर से पी पॉइंट को टच करवा दो, ये बन गया नॉर्मल। और नॉर्मल से परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी वही आपकी टेंजेंट होती है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो इमेजिनरी लाइंस हैं, जिस इमेजिनरी लाइंस पर अगर मैं कहीं भी टेंजेंट ड्रा करूंगा तो वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। क्लियर? दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, दोनों समझो बेटा एक साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, वो भी तो यही थी, दीज आर आल्सो द इमेजिनरी लाइंस। अगर उस लाइन के ऊपर अगर मैं कहीं भी टेंजेंट ड्रा करूंगा तो वो मुझे किसकी डायरेक्शन देगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकल कर आती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकल कर आती है। तो दोनों चीजें सेम है, बस आप समझते चले जाओ डिफरेंस कहां पर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। गॉट इट? नाउ एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट, फील्ड लाइंस को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कई बार हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कह देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लाइन भी कह देते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम कभी भी मैग्नेटिक फोर्स लाइन नहीं कहेंगे।
अगेन सुनो प्लीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लाइन भी कह देते हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कहते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइन भी कह देते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक फोर्स लाइन नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, ध्यान से सुनिए। अगर बेटा मैंने कोई चार्ज लिया क्यू, ये रेस्ट पर है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाई थी याद करना। मैंने कहा था कोई टेस्ट चार्ज ले लेना, सपोज करो ये मैंने टेस्ट चार्ज ले लिया प्लस क्यू, टेस्ट चार्ज ले लिया 1 कूलम। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसे लेते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड है 1 कूलम। तो बताओ बेटा, ये चार्ज और ये 1 कूलम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल रिपेल करेंगे, तो ये बाहर जाएगा। ठीक है, रिपेल करेंगे तो बाहर की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा बेटा। तो ये जो लाइन खींची आपने, जस्ट लाइन खींच दी, ये क्या दर्शा रही है, ये लाइन दर्शा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। और आप नोटिस कर पा रहे हो कि जब एक टेस्ट चार्ज को रखा गया, तो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगा होगा बेटा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो रिपल्जन के कारण फोर्स इधर ही तो लगा होगा बेटा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है? इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह दो या इसको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कह दो, दोनों बातें सेम है, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों की क्या है, डायरेक्शन सेम। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक मैग्नेट ड्रा करता, एक मैग्नेट बनाता, ठीक है, अगर मैं यहीं पर क्या बना देता, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता, सपोज करो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता हूं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दिया। अब बताऊंगा कैसे बनाइए, लेकिन मैंने बना दिया बस 1 मिनट के लिए आपके लिए। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आप एक बात बताओ बेटा, क्या आपने ये नहीं पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इसके अंदर बनाओ, अंदर बना देता हूं 1 मिनट के लिए, अंदर ऐसे बनती है, तो आपने ये नहीं पढ़ा था बेटा कि जो सेंटर है, सेंटर के ऊपर तो फील्ड बिल्कुल जीरो होती है बेटा, लेकिन यहां तो कुछ फील्ड आ गई। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट नहीं करती किसको, मैग्नेटिक फोर्स लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन दोनों क्या होती है, सेम चीज है। बिकॉज मैंने बताया इसको हम क्या कह सकते हैं, जो डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती है, वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स की होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ हैव सेम डायरेक्शन, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स, उन दोनों की डायरेक्शन बेटा सेम नहीं होती। इसलिए इसको हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स लाइन नहीं कह सकते। ठीक है, यहां से हम नोट डाल के लिख सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स हैव सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई हम इनको इक्विवेलेंट कहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इक्विवेलेंट, दे आर इक्विवेलेंट। बट मैग्नेटिक फील्ड एंड magnetic force have, yeah, does not have same direction, does not have same direction। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फोर्स लाइन, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कह देते हैं इसको, ये नहीं कह सकते।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, अगेन मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कह सकते हैं, बिकॉज उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है बेटा, तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, हम कह सकते हैं इनके बारे में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, तो ये हमने डिस्कस किया थोड़ा सा आपके सामने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जिन पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो वो भी इमेजिनरी लाइन है, अगर उन पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो हमें देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तीसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कह सकते हैं, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं कह सकते, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होती। बात खत्म, क्लियर। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम बात करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो आज का टॉपिक लास्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पहली, दे फॉर्म क्लोज्ड continuous curves, or they form closed continuous curve को हम कह सकते हैं क्लोज लूप। ठीक है, लूप्स, क्लियर। बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बनाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्लोज लूप आपका बनता है। क्लोज लूप का मतलब, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर करेगी, फिर मैग्नेट के अंदर से साउथ से नॉर्थ। तो क्या एक क्लोज लूप नहीं बन गया? दिस इज ए क्लोज लूप। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक क्लोज लूप बनाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर मेक द क्लोज लूप। लिख देता हूं मैं ताकि दोनों क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, है ना। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो ऐसे देखो बाहर की तरफ, ये कभी वापस आएंगे नहीं। पहला एग्जांपल, माइनस क्यू चार्ज है तो इस पे फील्ड लाइन ऐसे अंदर की तरफ आती है, क्लोज लूप तो नहीं बनाया ना बेटा। और तीसरा, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर एक तरफ प्लस क्यू ले लेता हूं, एक तरफ माइनस क्यू, तो लो जी, प्लस से निकली, माइनस पे समाप्त हो गई। तो बेटा ये क्लोज लूप नहीं है, क्लोज लूप ये नहीं, प्लस से स्टार्ट, माइनस से खत्म, इस तरीके से बना देते कई लोग, है ना। तो ये क्लोज लूप नहीं है। क्लोज लूप क्यों नहीं है बेटा? देखो, प्लस से माइनस की तरफ आ रही है, लेकिन क्या माइनस से प्लस की तरफ कोई आ रहा है? क्लोज लूप तो जब होगा जब प्लस से माइनस जाए और माइनस से प्लस आए, तभी तो क्लोज लूप बनेगा। तो ये तो प्लस से माइनस की तरफ जा रही है बस। तो क्लोज लूप तब बनेगा जब एक साइड से आए और वहीं पर टर्मिनेट हो जाए। ये तो प्लस से तो निकल ही निकल रही है और माइनस में आ ही आ रही है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा एक पॉइंट से निकल रही है और उसी पॉइंट पर आके खत्म हो रही है। तो ये क्लोज लूप का एग्जांपल नहीं है। दिस इज नॉट द क्लोज लूप, दिस इज नॉट द क्लोज लूप, दिस इज द क्लोज लूप। बढ़ाया था ना, क्योंकि देखो नॉर्थ से निकल रही है,
और आप देखोगे घूम फिरा के ये नॉर्थ पर ही आ गई, आगे नहीं आ गई बेटा, है ना? क्या कहो, साउथ से निकल रहे हैं और ये देखो घूम फिरा के साउथ पर आ गई, तो क्लोज लूप बना नहीं बना बेटा? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म द क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म द क्लोज लूप. Here, this is the first property. Now the second property is, ये मैंने बना ही दिया पर फिर भी लिख लेता हूं, externally magnetic field lines move from north pole of a magnet to the south pole, and inside the magnet they move from south pole to the north pole. ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो बाहर से तो बेटा नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर होंगी, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर होंगी, और इंटरनली अगर बात करें तो साउथ से निकलेंगी, नॉर्थ में एंटर करेंगे. ठीक है? तो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों बिहेवियर यहां पर क्या है बेटा, अलग अलग. ठीक है ना? एक्सटर्नली नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंटर करेगा, इंटरनली साउथ से निकलेगा, नॉर्थ में एंटर करेगा. और इधर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का बता ही दिया था आपको कि प्लस चार्ज से निकलेगा, या कोई एक्सटर्नल इंटरनल का चक्कर नहीं, माइनस चार्ज में एंटर करेगा. ठीक है? तो सेकंड प्रॉपर्टी भी आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड. टेंजेंट अगर ड्रा करेंगे तो क्या देगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा. लिख देता हूं, द टेंजेंट drawn to the curve at any point on it gives the magnetic field line, gives the direction of, gives the direction of magnetic field. ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको. तीसरे, नाउ द फोर्थ पॉइंट, magnetic field lines never intersect each other. Magnetic field line do not intersect each other. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड इधर लाइन आ रही है, दूसरी इधर आ गई, टच कर गए एक दूसरे, इंटरेक्ट कर गए. ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज अगर ऐसा केस पॉसिबल हो गया तो बेटा क्या होगा, देखो इस पॉइंट पे एक तो टेंजेंट में ऐसे ड्रा कर सकता हूं, एक टेंजेंट ऐसे ड्रा कर सकता हूं, और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन. टेंजेंट क्या था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता था ना, तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल है. इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है? फील्ड लाइन कभी भी क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई. ठीक है? नाउ फिफ्थ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी.
या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is proportional to number of magnetic line। जैसे कि अगर मान लो ये पोल है, ये नॉर्थ या साउथ, यहां से मान लो ऐसे दो लाइन निकल रहे भाई, ऐसे लाइन, ठीक है। ये कैसा मैंने एग्जांपल बना दिया, ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 है बेटा एक दूसरा एग्जांपल, यहां से बेटा ऐसे 4 लाइन निकल रही है, चार लाइन निकल रही। तो इसमें फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में क्या फर्क है भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ज्यादा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपका क्या रहेगा बेटा? सेकंड वाले में ज्यादा रहेगी। तो अगर फर्स्ट वाले में B1 है, सेकंड वाले में B2 है, तो बताओ बेटा सेकंड वाले में डबल नहीं है बेटा? यहाँ पर 2 लाइन है, यहाँ पर 4 लाइन है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता जो B2 है वो 2 टाइम है किसके? B1। तो फील्ड लाइंस की जो संख्या होती है वो हमें फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में भी अंदाजा देती है। जितनी ज्यादा संख्या होगी इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही क्या है बेटा आपकी? ज्यादा। सेकंड वाले केस में 4 लाइंस निकालती दिखाई, फर्स्ट में 2 लाइन दिखाई, तो वो दोगुना हो गई ना। इसका मतलब सेकंड केस की फील्ड लाइन फर्स्ट वाले केस से डबल। क्लियर? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कौन सी पे आगे? लास्ट प्रॉपर्टी है क्या? 6th प्रॉपर्टी। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मतलब सेम है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है? इफ ए मैग्नेटिक फील्ड, इफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इफ नहीं इन, हाँ इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर इस तरीके से पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब इस फर्स्ट पॉइंट पे और सेकंड पॉइंट पे, देखो पैरेलल है ना, फर्स्ट पॉइंट पे और सेकंड पॉइंट पे दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सेम। सेम का मतलब यूनिफॉर्म। क्लियर? और अगर ऐसी बना दी, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, तो आपको पता है ये पैरेलल लाइन तो नहीं है, तो फर्स्ट पॉइंट पे आपको डेंसिटी ज्यादा नजर आ रही होगी एज कंपेयर टू सेकंड। सेकंड पे थोड़ी सी लाइंस जो है स्प्रेड कर गई। तो इस केस में हम कह सकते हैं B1 जो है वो नॉट इक्वल टू B2, या हम कह सकते हैं B1 इज ग्रेटर देन B2। तो ये क्या सी फील्ड आगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर पैरेलल होंगी, दिस आर द पैरेलल, तो यूनिफॉर्म, और अगर नॉट पैरेलल देन नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है? तो दिस इज द 6th इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा? ये 6th इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने बना ली। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड की ये 6 प्रॉपर्टी हमें याद हो गई होगी बेटा। क्लियर? और दूसरा नॉर्थ और साउथ पोल की तो हमने बना के देख ली कैसे बनती है, एक बार और बना देता हूं, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? सो द लास्ट थिंग इज, एक बना के दिखा देता हूं, फील्ड लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगे।
नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगे। इनसाइड साउथ से निकलेंगी, नॉर्थ में एंटर करेंगे। और भी बना सकते हैं, ऐसे बनाते जाओ, मनवाए उतने बनाते रहो ऐसे। क्लोज लूप बनाएंगे, ये नहीं कि ऐसे और बना सकते हैं ना, ढेर सारे जितनी मन करे उतनी बना सकते हैं बेटा ऐसे। इधर से आ रही इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बेटा जिंदगी में कभी, ये देख लेना, जहां पर इंटरसेक्ट नेवर इंटरसेक्ट ही चलो। ठीक है, तो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। अब क्या बच गया नेक्स्ट टॉपिक, हम ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के तरीके पढ़ेंगे, डेट इज द बायोट सर्वेट लॉ, और फिर उसके आगे हम डील करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। आप इसको अच्छे से देखो, बार बार देखो, कुछ डाउट आता है तो मेरे पास मैसेज करो, अच्छे से फेयर नोटबुक में नोट करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेट्स क्या होती हैं, उसकी कैसे इंट्रोडक्शन आई, क्या हिस्ट्री है, मैग्नेटिज्म क्या है, उसके बारे में आज के हमने क्लास में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।